हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। आज का हमारा टॉपिक है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि जहाँ पर विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन हो जाए वहाँ पर हमारी विसर्ग संधि होती है। जहाँ विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन होता हो वहाँ विसर्ग संधि होती है। विसर्ग संधि चार प्रकार की होती है, जिनमें से पहली आती है हमारी सत्व विसर्ग संधि, सेकंड आती है हमारी उत्तव विसर्ग संधि, थर्ड आती है ऋत्व विसर्ग संधि और फोर्थ वाली आती है हमारी लोप विसर्ग संधि। जो आपके विसर्ग संधियों के 4 टाइप होते हैं, सत्व, उत्तव, ऋत्व और लोप विसर्ग संधि। उनमें से आज हमारी पहली संधि हम पढ़ते हैं सत्व संधि। सत्व संधि का जो सूत्र है वो है विसर्जनीयस्य सह। विसर्जनीयस्य सह अर्थात विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाए, सह हो जाए, अर्थात जो प्लस से पहले विसर्ग आता हो और इस विसर्ग के बाद में चाहे कुछ भी हो, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या हो सकता है, और इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाए, अगर सह हो जाए तो वहां पर हमारी कौन सी संधि होती है, सत्व संधि होती है। संधि सत्व संधि, इसकी व्याख्या खरी परे विसर्जनीयस्य सह स्यात्, अर्थात खरी परे खर होने पर, कहाँ पर में, अर्थात बाद में, कि प्लस के बाद में खर वर्ण होने पर, खर वर्ण होने पर विसर्ग का सह हो जाता है। यहाँ पर ये जो विसर्ग दिया हुआ है, इस विसर्ग का क्या हो जाता है, सह हो जाता है। वो भी कैसा, आधा सह हो जाता है। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन पे कि विसर्ग के बाद, यहां पे चाहे आप एक साथ पहले लिख लीजिए कि विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद किसी भी कोई खरवर्ण, कोई खरवर्ण, खरवर्ण में क्या क्या आते हैं, वर्गों के पहले दूसरे अक्षर, वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, इसके अलावा शे और से, ये सब हमारे आते हैं खर वर्ण के अंदर, जो कि हमारे माहेश्वर सूत्रों में सूत्र नंबर 11, माहेश्वर सूत्रों में जो सूत्र नंबर 11 होता है, कौन सा, खे, फे, छे, ठे, थे, चे, टे, ते, वे, ये तो हो गया हमारा कौन सा सूत्र, 11वां, 12वां, के, पे, ये, और 13वां शे, से और रे। तो ये होते हैं हमारे 11 से लेके 13 तक के सूत्र, जहाँ पे ख से स्टार्ट होकर के कहाँ पर खत्म हो जाता हो, रे पे खत्म हो जाता हो, वो हमारे कौन से वर्ण होते हैं, खरवर्ण होते हैं। तो खर वर्णों में वर्ग का पहला दूसरा वर्ण तथा शे से आते हो तो विसर्ग का से हो जाता है। तो विसर्ग का क्या हो जाता है, से हो जाता है। लेकिन यहां पर जो से होने का नियम है वो कुछ अलग भी है। जैसे अगर विसर्ग के बाद में वर्ग का चे और छे हो, यानी वर्ग के जो पहले दूसरे वर्ण हैं उनके वर्ग के पहले दूसरे वर्णों के रूप में अगर क्या हो, चे या छे हो, तो इस विसर्ग के स्थान पर, तो इस विसर्ग के स्थान पर शेष शलगम वाला हो जाता है। तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, शेष शलगम वाला हो जाता है। वहीं अगर इस विसर्ग के बाद में वर्ग के पहले दूसरे अक्षरों में टे या ठे हो, विसर्ग के बाद वर्ग के पहले दूसरे अक्षरों में क्या हो, टे या ठे हो, तो इस विसर्ग के स्थान पे शे हो जाता है। तो इस विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाता है, शे हो जाता है। अब आपके पास वर्ग बचे कौन कौन से, के और खे।
मतलब कै वर्ग बचा, एक तो कै वर्ग का, इसके अलावा बचा आपके पास तय और थे, एक बचा आपके पास पे और फे। अगर इन वर्गों का प्रयोग किया जाता है किसके बाद, विसर्ग का बाद, विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद में वर्ग के पहले दूसरे वर्णों में अगर कै खे, तै थे या फिर पे फे आते हो तो इस विसर्ग के स्थान पर, तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, से सलेट वाला हो जाता है। ठीक है, अगर विसर्ग के बाद में पहले दूसरे वर्णों में अगर चे छे आया हो तो शय हो जाता है। अगर विसर्ग के बाद वर्ग के पहले दूसरे वर्णों में टे ठे आया हो तो शय षटकोण वाला हो जाता है। अब आपके पास तीन वर्ग बचे, कै वर्ग, तय वर्ग और पे वर्ग। अगर इन तीनों वर्गों के पहले दूसरे वर्णों में ये आया है, वर्ग के पहले दूसरे वर्ण कै खे, तै थे और पे फे आए हैं तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, से हो जाता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल्स। जैसे हमने लिखा इतस्ततः, इतस्ततः अर्थात इधर उधर। इतस्ततः का मतलब क्या होता है, इधर उधर। इतस्ततः का संधि विच्छेद अगर हम करते हैं तो इतः प्लस ततः, इतस्ततः का संधि विच्छेद क्या होता है, इतः प्लस ततः। यहाँ पर देखो बच्चों विसर्ग दिया हुआ है और विसर्ग के बाद में यहाँ पर वर्ग के पहले दूसरे वर्णों में क्या दिया हुआ है, तय दिया हुआ है। अगर वर्ग के पहले दूसरे वर्णों में तय आता हो तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, से हो जाता है। लेकिन अगर चे छे दिया होता तो शय शलगम वाला हो जाता है। जैसे हमने लिखा रामश्च, जैसे हमने क्या लिखा, रामश्च। रामश्च का संधि विच्छेद होता है राम है प्लस चे। यहाँ पर विसर्ग दिया हुआ है और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, चे दिया हुआ है। अब विसर्ग के बाद में वर्ग के पहले दूसरे वर्णों में क्या दिया हुआ है, चे दिया हुआ है तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, शय हो जाएगा। लेकिन अगर विसर्ग के बाद में वर्ग के पहले दूसरे वर्णों में टे ठे दिया गया हो, जैसे हमने लिखा धनु प्लस टंकार, जैसे हमने क्या लिखा, धनु प्लस टंकार। यहाँ पे विसर्ग दिया हुआ है, विसर्ग के बाद में क्या दिया हुआ है, टे दिया हुआ है। वर्ग का पहला वर्ण टे दिया हुआ है। अगर वर्ग के पहले दूसरे वर्णों में अगर टे आता हो तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, शय हो जाता है। तो जैसे कि हम पहले इतस्ततः पे थे कि विसर्ग के बाद में वर्ग के पहले दूसरे वर्णों में तय दिया हुआ है और बाद में चाहे कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, हमारा से हो जाएगा। मिलाएंगे तो इत वैसा का वैसा बचेगा। इस विसर्ग के स्थान पे आधा से हो गया था और इधर से ततः जैसा दिया हुआ है वैसा का वैसा। ठीक इसी तरह से राम वैसा का वैसा, विसर्ग के स्थान पे शय शलगम वाला हो गया था हमारा, तो शय शलगम वाला लिख दिया हमने। आधा शय हुआ था तो आधा शय लिख दिया था। चे दिया हुआ है बाद में तो चे वैसा का वैसा, तो ये हमारा क्या बन गया, रामश्च। ठीक इसी तरह से अगर हम इधर लिखेंगे तो धनु तो वैसा का वैसा, इस विसर्ग के स्थान पे क्या हो गया, आधा शय, तो हमने यहाँ पे आधा शय लिख दिया। टंकार जैसा दिया हुआ है वैसा का वैसा, तो ये पूरा मिलकर के क्या बन गया, धनुष टंकार। अर्थात धनुष की आवाज जो होती है, ध्वनि जो होती है, उसके लिए कहा गया है। अब इसके अलावा इसमें कुछ और भी नियम है। अगर जैसे विसर्ग के बाद में, विसर्ग के बाद, जैसा कि मैंने कहा कि अगर वर्ग का पहला दूसरा वर्ण आ जाए, लेकिन अगर शय शय से आ जाए तो क्या करेंगे, अगर विसर्ग के बाद में शय दिया जाए, अगर विसर्ग के बाद में क्या दिया जाए, शय दिया जाए, तो इस विसर्ग का शय हो जाता है। अगर विसर्ग के बाद में शय दिया गया हो तो विसर्ग का भी क्या हो जाएगा, शय हो जाएगा। अगर विसर्ग के बाद में शय दिया गया हो तो इस विसर्ग का भी क्या हो जाएगा, शय हो जाएगा। अगर विसर्ग के बाद में से दिया गया हो तो इस विसर्ग का भी हम क्या कर सकते हैं, से कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर शय दिया गया हो तो शय हो जाता है, शय दिया गया हो तो शय हो जाता है, और से दिया गया हो तो से हो जाता है। जैसे हमने लिखा निस्संदेह, निस्संदेह। यहाँ पर अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो संधि विच्छेद होता है हमारा निहि प्लस संदेह, निहि प्लस संदेह। यहाँ पर विसर्ग दिया हुआ है नी से बाद, इसके बाद में क्या दिया हुआ है, से दिया गया है।
अगर विसर्ग के बाद में से दिया गया हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, से हो जाता है। तो यहाँ पर इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, से हो जाएगा। मिलाने पर नी का नी, विसर्ग के स्थान पर आधा से हो गया था, और संदेह जैसा दिया हुआ है वैसा का वैसा। तो ये हमारा पूरा क्या बन गया, मिला के निस्संदेह। हम यहाँ पर निस्संदेह तो लिख ही सकते हैं, अगर चाहे तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। दोनों ही हमारे सही है, कोई गलत नहीं है, निस्संदेह या नहीं संदेह। अगर जैसे मान के चलो कि अगर शैशलगम वाला आ जाए, जैसे मैंने लिखा हरि प्लस शेते, जैसे मैंने क्या लिखा, हरि प्लस शेते, विसर्ग दिया हुआ है। विसर्ग से पहले कोई भी वर्ण हो कोई फर्क नहीं पड़ता सत्व संधि में, ठीक है। विसर्ग के बाद में क्या दिया हुआ है, शय दिया गया है। विसर्ग के बाद में क्या दिया गया है, शय दिया गया है। तो इस विसर्ग के स्थान पर भी क्या हो जाएगा, शय हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर विसर्ग के बाद में शय आता हो तो विसर्ग का भी क्या हो जाता है, शय हो जाता है। अगर हम अब इसको मिलाते हैं तो हरि वैसा का वैसा, विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया, आधा शय, तो आधा शय लिख दिया, और शेते जैसा है वैसा का वैसा। तो ये पूरा मिलके क्या बन गया हमारा, हरीश शेते। अगर जैसे यहाँ पर शय आ जाए षटकोण वाला, जैसे मैंने आपको एक उदाहरण बता देता हूँ, नृपश षष्ठ, एक उदाहरण है नृपश षष्ठ। तो यहाँ पे जैसे अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा इसका, नृपह प्लस षष्ठे, नृपह प्लस षष्ठे। विसर्ग दिया हुआ है, विसर्ग के बाद में शय षटकोण वाला दिया हुआ है। अगर विसर्ग के बाद शय षटकोण दिया जाए तो इस विसर्ग के स्थान पे भी क्या हो जाता है, आधा शय हो जाता है। भाई यहाँ पे शय षटकोण दिया हुआ था तो इस विसर्ग के स्थान पे भी क्या हो जाएगा, आधा शय हो जाएगा। अब जब हम इसे मिलाएंगे तो नृप वैसा का वैसा, विसर्ग के स्थान पे आधा शय हो गया था तो हमने आधा शय लिख दिया, षष्ठ जैसा दिया हुआ है वैसा का वैसा। तो स्टूडेंट ये जो हमारी सत्व संधि है इसे वापस से सुन लीजिए कि इसकी जो व्याख्या है वो व्याख्या है, खरी परे विसर्जनीयस्य सह स्यात्। अगर विसर्ग के बाद खर वर्ण होने पर, खर वर्ण में मैंने आपको बताए वर्ग का पहला दूसरा या फिर क्या आते हैं, शय शय वाले वर्ण आते हैं। अगर हो तो वहां पर विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, सह हो जाता है। ये जो नियम था वो हमारे सत्व संधि के बाशरी सूत्र से होता है। एक सूत्र है आपका बाशरी, इस सूत्र के अनुसार, इस सूत्र की जो व्याख्या है वो व्याख्या में यही था कि अगर विसर्ग के बाद में शकार शकार या फिर सकार हो, कहने का मतलब शय शय से हो, तो विसर्ग का स्थान पर भी शय शय से हो जाते हैं। तो यहाँ पर विसर्ग के बाद कोई भी खर वर्ण, यानी पहले विसर्ग हो उसके बाद में खर वर्ण हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, से हो जाता है। अब वर्ग के पहले दूसरे वर्णों में मैंने आपको बताया कि अगर जैसे वर्ग के पहले दूसरे वर्णों में छह दिए गए हो तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाता है, आपका शैशलगम वाला हो जाता है। अगर विसर्ग के बाद में टैठे दिए गए हो तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाता है, शय हो जाता है। अब तीन वर्ग बचे आपके, कै वर्ग बचा, तय वर्ग बचा और पै वर्ग बचा। अगर इन तीनों वर्गों के पहले दूसरे वर्ण जैसे कैखे, तैथे और पैफे अगर आते हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, आपका सैसलिट वाला हो जाता है। तो स्टूडेंट ये जो हमारी विसर्ग संधि की पहली संधि है सत्व संधि, वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और एग्जाम्पल्स आप स्वयं करके देखें अपनी बुक से, ताकि आपको ये और समझ में आ जाए। थैंक यू स्टूडेंट।